Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 और 8। जैसा मैंने सीरीज में कल की वादा करा था, जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ 7 8 से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मैक्रो के खत्म करेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी के खत्म करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी भी है। आप बहुत चीजें हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसमें तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर होगा, उसके साथ साथ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर कवर होगा। तो वीडियो को देखते हैं आगे है क्या। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? देखो, एग्रीगेट डिमांड नाम में डिमांड है, तो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बाई डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब डिफरेंट सेक्टर क्या क्या होते हैं इकोनॉमी के? हाउस होल्ड, हम जैसे लोग हो गए, खाते हैं ना, समोसा खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिए, टॉफी चॉकलेट्स, तो ये हाउस होल्ड की डिमांड हो गई। उसके साथ साथ और कौन सा सेक्टर हुआ? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट भी तो बहुत सी चीजों की डिमांड करता है, जैसे इक्विपमेंट्स मंगाना हो, फॉरेन कंट्रीज से इक्विपमेंट मंगाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, तो उसकी डिमांड हो गई, गवर्नमेंट की डिमांड आ गई। उसके बाद कॉर्पोरेट्स हो गए, जैसे बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन भी बहुत सी चीजों की डिमांड करते हैं, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब खरीदना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिमांड के अंडर। आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ सेक्टर क्या क्या होते हैं। उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है कंट्री में, वो भी इसके अंदर आएगा। तो सारी डिमांड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या ये कह लो इकोनॉमी में जितने लोग हैं डिमांड करते हैं, उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही ग्रुप होता है, एग्रीगेट मतलब ग्रुप। सो ग्रुप की डिमांड इकोनॉमी में, उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? नाम में सप्लाई है, द टोटल आउटपुट और सप्लाई ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मान लो एक इकोनॉमी है, उसका नाम है ए, उसने टोटल सामान बनाया 10 लाख रुपए तक, तो 10 लाख में यहाँ पे को लिख देता हूँ, 10 लाख रुपए तक का, इसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। अब जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, वो हमेशा इक्वल होती है तुम्हारे आउटपुट के। आउटपुट मतलब कितना सामान बन रखा है तुम्हारी इकोनॉमी में, और उसके साथ साथ इनकम के भी इक्वल होती है। वाई मतलब इनकम हो गया, तो जितनी भी इनकम जनरेट हुई है एक इकोनॉमी में, उसे ही तुम एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हो। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू आउटपुट और इनकम। आगे देखते हैं, आगे अब आता है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के बेसिकली 4 कंपोनेंट रहते हैं: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, जो मैंने पहले बताया था तुम्हें। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड कौन कौन लोग दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तुम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिमांड भी कह सकते हो। जो हम जैसे लोग, आम लोग डिमांड करते हैं चीजों की, उसे ही हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट चीजों की डिमांड करता है, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, बाहर से कोई सामान मंगाने, वो सब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बिजनेसमैन डिमांड करते हैं, मशीनरी की, रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस एम से। एक्स हो गया तुम्हारा एक्सपोर्ट, एम हो गया तुम्हारा इंपोर्ट। तो जब तुम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे, वो तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी ना पूरे संसार में दो ही टाइप की होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी तो कोई इकोनॉमी क्लोज्ड नहीं है, होंगी भी तो शायद एक दो होंगी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अभी जितनी इकोनॉमी हो सारी ओपन ही दिख रही है मेरे को। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बनाए रखती है। जैसे बाहर से भी सामान मंगा लिया उनका कभी, और कभी हमने भी उनको सामान दे दिया। जैसे अमेरिका से प्राइम आई है इंडिया में, प्राइम ड्रिंक, उसके साथ साथ मिस्टर बीस्ट हो गया, उसकी चॉकलेट्स आ रखी हैं, तो ये सब तुम्हारी ओपन इकोनॉमी में आ जाएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब या तो बाहर से सामान मंगाएगी ही नहीं, और अपना सामान भी नहीं बेचेगी बाहर को, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। अब ओपन इकोनॉमी के लिए एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, सबसे पहले सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब ये है क्या? सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम होते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो जब इन चारों को तुम ऐड कर दोगे, तुम्हारी ओपन इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में, अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में तो बाहर से कोई ट्रेड रिलेशन होंगे ही नहीं, तो वहां पे को खाली दो लोग होंगे, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर प्लस गवर्नमेंट, ये तुम्हारी क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए निकल जाएगा। आगे नेक्स्ट चीज है तुम्हारी कर्व्स। एग्रीगेट डिमांड कब और एग्रीगेट सप्लाई कब, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा फंड है, आराम से समझाता हूँ तुम्हें मैं। अब यहाँ पे को जो एग्रीगेट डिमांड कब है और एग्रीगेट सप्लाई कब है, इनमें कुछ खूबियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कब की। एग्रीगेट डिमांड कब को तुम कंजम्पशन कब भी कह सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिमांड क्या होती है? वो चीजें जिनको हम पाना चाहते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, तो कंजम्पशन ही तो हो गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे को ओरिजिन होगा ना जीरो, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा
है, ऊपर से हो रहा है स्टार्ट। ये एक खूबी है इसकी। इससे हमें ये चीज पता चलती है, जब हमारी इनकम जीरो हो, हमारी कंजम्पशन जो होगा वो जीरो नहीं रहेगा। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, भले ही उधार लेके खाएं, लेकिन खाएंगे भाई, जिंदा रहना है हमें। वैसे ये एग्रीगेट सप्लाई देखो, एग्रीगेट सप्लाई हो तो जीरो से स्टार्ट रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन में कहीं भी तुमसे एग्जाम में पूछ देना, ये कर्व है 45 डिग्री का एंगल है, कौन सा कर्व है बताओ, आंखें बंद करके वहां एग्रीगेट सप्लाई लिख देना। एग्रीगेट सप्लाई ही 45 डिग्री का कर्व बनाती है, यहाँ डिग्री लिख देते हैं। अब यहाँ पे को दो चीजें हो रहे हैं, डिस सेविंग्स और सेविंग्स और ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे को जो हमारा कंजम्पशन है और जो सेविंग है उनमें कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं। कैसे फ्लक्चुएशन, देखो, एडी हो गया हमारा कंजम्पशन, ये हो गई हमारी इनकम। तो जो कंजम्पशन और इनकम जब इक्वल होंगी वो ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे को कंजम्पशन इक्वल होगी इनकम के। इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन को सी से। और एक और चीज होगी यहाँ सेविंग्स के केस में, सेविंग यहाँ पे को जीरो होगी जी, और उससे पहले सेविंग माइनस में होगी। है माइनस में कैसे सर सेविंग? मैंने तुम्हें बताया था ना, इनकम जीरो हो तब भी उधार लेके हम खाएंगे। अब जब तुम्हारे पास ज्यादा इनकम आने लगेगी, तुम पूरा तो खर्च नहीं करोगे ना खाने में, कुछ बच जाएगी। मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए में से तुमने 50 रुपए खर्च करे, 50 रुपए बच रखे हैं। 50 रुपए को तुम सेव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद आया, अरे यार पहले मैंने जब इनकम मेरी जीरो थी, मैंने 50 रुपए या 40 रुपए कुछ का कंजम्पशन कर रखा था, तो ये पैसा जो मैं सेव कर सकता था अब उधार चुकाने में दे दूंगा। तो ये सेविंग मेरी माइनस की हो गई। 50 रुपए में सेव कर सकता था लेकिन कर ही नहीं पाया, ये जीरो हो गई। और ये तब तक माइनस में चलेगा जब तक तुम पूरा उधार ना चुका दो। अब यहाँ पे को पूरा उधार चुक गया है, ये देखो जीरो हो गई है, यहाँ पे को सेविंग, ये ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। इसके बाद तुम्हारी सेविंग पॉजिटिव में होगी। अब देखो 150 हो गई है तुम्हारी इनकम, कंजम्पशन अभी भी 50 का है, तुम्हारे बचे 100 रुपए। अब तुम कहोगे पहले उधार चुका दूं मैं, अब देखो कि उधार तो 50 का था, मैंने चुका दिया, अब ये 100 रुपए तुम सेव करोगे तो तुम्हारी सेविंग हो गई पॉजिटिव में। तो जब सेविंग तुम्हारी नेगेटिव में हो से दिस सेविंग कहेंगे, और नेगेटिव में कब होगी? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। और ब्रेक इवन पॉइंट में तुम्हारी सेविंग माइनस सॉरी जीरो में होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तुम्हारी सेविंग प्लस में हो जाएगी, जिसे हम सेविंग्स कहेंगे। सेकंड आ जाओ सेविंग और कंजम्पशन का कर्व। कंजम्पशन का कर्व जैसे मैंने बताया ऊपर से स्टार्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन को सेम लेके चलना अभी, क्योंकि हम इसमें सी और आई ही ऐड कर रहे हैं। सी मतलब जो हम स्पेंड कर रहे हैं हाउस होल्ड लोग, आई मतलब जो बिजनेसमैन स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड लेके अभी यही चल रहा है, हम गवर्नमेंट और उसको नहीं जोड़ रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स को। तो कंजम्पशन क्या है? ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट अबव द ओरिजिन, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। और एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन, दूसरा पॉइंट इसका ये यहाँ मिल गया। मैं तुम्हें थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, खुद लिखना भाई, थ्योरी अपनी भाषा में लिखना, अच्छे मार्क्स आएंगे। सेविंग की बात करते हैं। अब सेविंग देखो कहाँ नीचे से स्टार्ट हो रही है, जीरो से भी, यहाँ से मतलब यहाँ माइनस में हो रही है सेविंग, डिस सेविंग हो रही है ये पूरी। और यहाँ पे को ब्रेक इवन पॉइंट में जीरो हो जाएगी हमारी सेविंग, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग प्लस में हो जाएगी। यही था कर्व में, और इसी को अपनी भाषा में अब लिख के आने एग्जाम में। सारे पॉइंट मिल गए हैं। सेविंग कर्व की खासियत बताओ कहेंगे तो तुम लिख सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग माइनस में होती है, उसके बाद प्लस में होती है, ब्रेक इवन पॉइंट में जीरो हो जाती है। कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व की खासियत क्या हो, ये ऊपर से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज ये हुई, जब हमारी इनकम जीरो हो तब भी हम कंज्यूम करेंगे, भले उधार लेके करें। तो कर्व यहाँ पे को होते हैं समाप्त। आगे बढ़ो, सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। हमें खाली सेविंग और कंजम्पशन निकालना सिखाते हैं, फॉर्मूला लेके ट्रीट करना है इसे, फंक्शन समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। तो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? यहाँ पे को देखो, जब हमारी इनकम जीरो होती है, जो कंजम्पशन हम जीरो लेवल ऑफ इनकम में करते हैं ना, यहाँ पे को, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। सो द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम सी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सी बार या ए प्लस बी वाई। वाई तो इनकम हो गई, बी क्या है? बी है हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे ही नीचे देखते हैं एमपीसी, अभी मैं बताऊंगा क्या है। सेविंग कैसे निकालेंगे? माइनस ए, ए सेम है लेकिन माइनस का लग जाएगा, और इसको भी सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बस माइनस लगा देना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है, तो ऑटोनॉमस सेविंग निकालो, तो तुम आंख बंद करके -50 लिख देना, सेम वही होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बस माइनस लग जाएगा। तो इसको हम ऑटोनॉमस सेविंग कहते हैं। द सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ऑटोनॉमस सेविंग्स। प्लस बी वाई, वाई यहाँ पे कोई इनकम है सेम, बी है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको आगे देखते हैं है क्या। अब देखो जी, मैं बताऊंगा तुम्हें प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। सबसे पहला है एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। इसका मतलब द रेशियो
ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे ये एपीएस है, एपीएस है तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ सेविंग टुवर्ड्स इनकम इज एपीएस। इसका मतलब हम अपने कंजम्पशन का, सॉरी, हम अपने इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा कंजम्पशन में खर्चे कर रहे हैं, और वैसे ही एपीएस बताते हैं हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेविंग में खर्चे कर रहे हैं। एमपीसी की बात करें तो ये बताता है इनकम के चेंज होने से, डेल्टा मतलब होता है चेंज, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, और एमपीएस बताता है इनकम के चेंज होने से सेविंग कितनी चेंज हुई। इसको डिटेल में जानने हैं, पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उनको जाके जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया है उस। ये तो अभी फॉर्मूला है, याद कर लो। आगे देखते हैं आगे है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो तीन प्रकार की चीजें हैं इसमें। सबसे पहले है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा नहीं है वो चीज करने की। घर में कई बार तुमसे मम्मी पापा ने कहा होगा बेटा ये काम कर दो, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी उस समय वो काम करने की, तो तुम क्या कहोगे, इट इज एन इनवॉलेंट्री वर्क। इनवॉलेंट्री चीज है, मतलब इच्छा है ही नहीं मेरी वो करने की। वॉलेंट्री मतलब है इच्छा है करने की। और फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इन तीनों चीजों को देखते हैं। तुम्हें तीन चीजें याद रखनी है इन तीनों कॉन्सेप्ट में, एबल बॉडी, बिलिंग एंड करंट वेजेस रेट। इसका मतलब समझाता हूँ। एबल बॉडीज मतलब हाथ पैर सही सलामत है तुम्हारे, गूंगे लंगड़े बहरे ऐसे नहीं हो, मतलब तुम काम कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, एबल बॉडी है तुम्हारी। सेकंड है विलिंग। विलिंग मतलब होता है इच्छा, किसी चीज को करने की इच्छा। वॉलेंट्री और इच्छा सेम है। थर्ड है करंट वेजेस रेट। ये मैं तुम्हें समझाता हूँ डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। जैसा मैंने बोला अनैच्छिक, इच्छा नहीं है। सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ एम्प्लॉयमेंट इन विच अ पर्सन इज एबल बॉडीड, हाथ पैर ठीक है, एंड इज विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए भी रेडी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। और वो काम करने के लिए कैसा रेडी है, करंट वेजेस रेट में। करंट वेजेस रेट मतलब अगर वो अभी काम करेगा उसे हम 100 रुपए देंगे, तो ये हो गई करंट वेजेस रेट। ये 100 रुपए मिलने में, जो काम करके 100 रुपए मिलेंगे वो करने में के लिए भी रेडी है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बंदा एबल बॉडीड भी है ठीक है, लेकिन विलिंग नहीं है, मतलब काम करने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। तुम कहोगे सर ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इनवॉलेंट्री में आपने कहा कि अपनी इच्छा के बिना, लेकिन यहाँ पे को तो इच्छा है उसकी काम करने की। अपनी इच्छा के बिना मतलब काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा का अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल काम मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे को वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, काम और नहीं मिल रहा है उसे, वो विलिंग ही नहीं है, हाथ पैर सही सलामत है, इज नॉट विलिंग टू वर्क एट करेंट वेजेस रेट। 100 रुपए में काम नहीं करना चाह रहे। बहुत से मतलब हो सकते हैं इसके, अब जैसे या तो पहले से ही वेल स्टेब्लिश हो, उसके फैमिली में इतना पैसा हो, काम करना नहीं चाह रहे। सेकंड चीज ये हो सकती है उसे पैसा पसंद नहीं आ रहा है जो उसे अभी मिल रहा है, वो सोच रहा है बाद में करूंगा मैं जॉब, जब ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जब मेरे को ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जब हर एक बंदे को कंट्री के काम मिल जाए, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये निकालते कैसे हैं, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। और जब सेविंग हो जाए इन्वेस्टमेंट के इक्वल, उसे भी फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एग्जाम में लिखाने थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल में अभी करा नहीं सकता हूँ, बहुत कम टाइम बचा है भाई अभी कोर्स को। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, लास्ट टॉपिक है मे बी ये। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम्हारे इनकम के चेंज होने से, माफ करिएगा उल्टा बोल दिया, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से तुम्हारी इनकम कितनी चेंज हुई, इसे ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहेंगे। मतलब तुमने आज 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपए की जो इनकम थी तुम्हारी, वो इन्वेस्ट करने के बाद मान लो ब्याज मिला उसमें कुछ, वो 102 की हो गई, तो 2 रुपए से तुम्हारा मल्टीप्लायर बढ़ गया, इसे ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहेंगे। अब इसके कुछ फॉर्मूला है। पहला तो ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा वाई हो गया चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सेकंड हो गया, अगर वाई और आई दोनों नहीं दे रखे हैं, तुम्हें एमपीएस और एमपीसी दे रखे हैं, तो इस केस में क्या करोगे, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। मतलब एमपीसी दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एमपीएस दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ज्यादा डिटेल में नहीं बताई है मैंने ये चीज, वीडियो बना रखी है इसकी पूरी मैंने, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जाके जरूर देखना, बहुत डिटेल में बताया उसमें। ये तो समरी थी इसलिए मैंने जल्दीबाजी करी है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।